हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनो स्टडी। मैं मनीष ओनो स्टडी पे आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा आप सब जानते हैं, एक दो दिन में एसएससी जीडी के एग्जाम आने वाले हैं, तो हम उसकी प्रैक्टिस सेशन की एक सीरीज़ कर रहे थे जिसकी आज प्रैक्टिस क्लास नंबर 5 है। आज हम 5वां प्रैक्टिस सेशन अभी शुरू करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चंस 10 सेकंड में लाइट की स्पीड से सॉल्व करेंगे। कोई हमें टाइम नहीं लगाना, कोई कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सबके सब क्वेश्चन हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और तो कोई अगर हमारे चैनल पे नया जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक बार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इससे पहले हमारे 4 एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेशन हो चुके हैं, उन्हें भी आप एक बार जाके देखिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है हमें एकदम बहुत तेज़ी से करने हैं। मैं चाहता हूँ एसएससी जीडी का मैथ्स मुश्किल से 15 मिनट ले, आपके सिर्फ 15 मिनट जाए एसएससी जीडी का मैथ्स सॉल्व करने में, और बाकी टाइम 90 मिनट का टोटल पेपर होता है। 90 मिनट में से 75 मिनट आप डिवोट कीजिए बाकी सब्जेक्ट्स को, उन पे टाइम लगाइए, मैथ्स पे हम टाइम नहीं लगाएंगे। तो हम 15 मिनट आप लोग 15 मिनट में करेंगे, मैं 20 मिनट में करूँगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना। ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, इसे पढ़ो और सॉल्व करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा, अमित 10 घंटों में 40 किलोमीटर की रफ्तार चाल से एक दूरी तय करता है। यदि वह 8 घंटों में समान दूरी तय करना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होगी। देखो 40 किलोमीटर की एक सेकेंड, मैं पेन बदल लूं। हाँ देखो, 10 घंटों में 40 किलोमीटर की चाल से कितना जाएगा, 400 किलोमीटर, ठीक है। ये तो समझ आता ही है। यदि 400 किलोमीटर जाएगा 10 घंटों में तो 8 घंटों में उतनी दूरी जाना है, तो डिवाइडेड बाय 8, मतलब उसकी चाल होनी चाहिए 50 किलोमीटर। आंसर डी। आसान था। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो 10 घंटे तक चला तो 400 किलोमीटर दूर पहुंच गया। अब वो चाहता है 8 घंटे में उतनी दूरी कवर कर लूं, तो 8 से डिवाइड कर दिया, मतलब उसकी चाल होनी चाहिए 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन डी सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 छात्रों ने एक परीक्षा दी, उसमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% थे। तो दोनों के अंक दोनों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। देखो 56%, 56% का मतलब होता है 56/100। 4 से मैंने डिवाइड किया तो ये हो गया 14/25। इसका मतलब ये हुआ, अगर दोनों के अंकों का योग 25 था तो पहले छात्र के अंक थे 14, तो एक छात्र के अंक 14 थे और एक के 11 थे, ठीक है। 14 और 11 का अंतर 3, मतलब दोनों के अंकों में 3 का अंतर था। लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना अंकों का दे रखा है, क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ 12 का, यानी अंतर 12 का, यानी 1 यूनिट 4 के बराबर है। 1 यूनिट 4 के बराबर है। 1 यूनिट 4 के बराबर है तो अंक भी 4 से गुणा हो जाएंगे, 4 से गुणा हो गए। 14 चौका 56 और 11 चौक 44, 56 44। ऑप्शन सी आंसर है। आसान है। 10 सेकंड से ज़्यादा लग रहे हैं क्या आपको इस क्वेश्चन को करने में? सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगेगा और उसके बाद 10 से 15 सेकंड में कम से कम पेन उठाए आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 25 संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से ज़्यादा कितनी 0 से अधिक हो सकती हैं। तो देखो 0 से अधिक तो 24 हो सकती है, कम से कम बस एक होनी चाहिए 0 से कम। मान लो 25, देखो एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, मान लो 24 संख्याएं लिखी हुई हैं, 0 से 24 संख्या एक 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 करके ऐसे 24 बार लिखा हुआ है और एक है -24। तो अगर तुम इसका औसत निकालोगे तो औसत 0 आ जाएगा। तो 24 संख्या 0 से बड़ी हो सकती हैं, सिर्फ एक नेगेटिव संख्या उसे पूरे को इक्वल कर देगी, 0 कर देगी। तो इसका सही आंसर है 24, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, 3 संख्याओं का योग 134 है, यदि दूसरी से पहली का अनुपात 3:4 है। यह है पहली और दूसरी का अनुपात। उसके बाद तीसरी से दूसरी का अनुपात, इसे ऐसे पढ़ो, दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 है, मतलब दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात है 5:8, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखो मैं ये निकाल लेता हूँ, एक फर्स्ट अनुपात सेकंड अनुपात थर्ड, ठीक है, आसानी पड़ जाएगी। ये कैसे निकलेगा, इसे बराबर सेकंड को बराबर कर देते हैं, इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया 5, देखो ये आ गया 5 × 15 और 20, और ये आ गया 5 चौक 20 और 8 चौक 32। तो एक पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या कितनी हो गई, 15:20:32, ठीक है। तीनों का योग कितना हो गया, तीनों का योग हो गया 32 और 20 52, 52 और 10
62 और 5 67, 67 हो गया। लेकिन योग कितना दिया है? योग दिया 134, इसका डबल यानी 1 यूनिट 2 है। 67 था हमारा योग, 67 का डबल 134 दिया, मतलब 1 यूनिट 2 है। 1 यूनिट 2 है तो 20 यूनिट कितनी? 40। तो बीच वाली संख्या कौन सी है? 40। ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी ई का माध्य 28 है। माध्य होता है पांचों संख्याओं को जोड़ दो और जो पांचों संख्या है देखो उनका जोड़ होता है माध्य गुणा संख्या। तो माध्य है 28, संख्या कितनी है? 5। अब देखो मुझे दूसरी आगे दी हुई है, यदि ए सी और ई का माध्य 24 है। ए सी और ई का माध्य कितना है? 24। यानी ए प्लस सी प्लस ई बाय इसका माध्य है 24। तो यहाँ ए प्लस सी प्लस ई की जगह कितना आ जाएगा? 24 और संख्या की मल्टीप्लाई। ये मुझे दिया हुआ है, अब यहाँ तक देखो मुझे ये दिया हुआ है ए कि पांचों संख्या को गुणा माध्य का 5 गुना, माध्य और गुणा संख्या होता है। पांचों संख्याओं का जोड़ माध्य और उस पांचों संख्या होता है। तो पांचों संख्या ऐसी ए प्लस सी प्लस ई 24 गुणा 3। यहाँ तक समझ आया? अब देखो इसे मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये आ गया बी प्लस डी प्लस 24 गुणा 3 बराबर 28 गुणा 5। अब निकालना था मुझे बी प्लस डी का माध्य। बी प्लस डी का माध्य हो गया 28 गुणा 5 माइनस 24 गुणा 3 बटे में 2। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 34। ये बनेगा 140, ये हो जाएगा 72 बटे में 2। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, वो आ जाएगा 34। 140 में से 72 गए, बचे 68 और 68 बाई 2 74। ठीक है, ऑप्शन हो गया बी करेक्ट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 रुपए टॉफियों की दर से टॉफियां खरीदी। मतलब उसने 1 रुपए में 7 टॉफियां खरीदी। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? 1 रुपए में वो कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 40% का प्रॉफिट हो? तो देखो 1 रुपए में 7 टॉफियां बेच रहा है, 40% प्रॉफिट का मतलब हो गया अब उसे 1.4 रुपए में बेचनी पड़ेंगी। 1.4 रुपीज में अगर वो टॉफियों को बेचेगा, सातों टॉफियों को बेच दे तो उसे 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये हो गया 40% प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब वो 0.2 रुपीज में एक टॉफी बेच दे। ठीक है, अगर वो 20 पैसे में, 0.2 का मतलब 20 पैसे, 20 पैसे में एक टॉफी बेच रहा है तो उसे 40% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 1 रुपए में वो बेचेगा 5 टॉफी। ठीक है, 1 रुपए में वो 5 टॉफी बेच रहा है तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। मुश्किल से ये सब समझाने में टाइम लगा है मुझे 20 सेकंड, आपको करने में तो 5 सेकंड लगेंगे। आप कैसे करोगे? 1 रुपए में 7 टॉफी, इसका मतलब लाभ चाहिए मुझे 40%। 40% का मतलब हो गया 1.4 और 1.4 में 7 टॉफी, एक टॉफी 0.2 की, 5 टॉफियाँ 1 की, आंसर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 750 है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो 2 क्रमिक छूट है, 2 क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं? वो मतलब पूरा डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटा 100, ये हो गया 20 प्लस 10 30, 30 में से 2 गया 28। मतलब वो 28% का टोटल डिस्काउंट दे रहा है। कुल डिस्काउंट हो गया 28%। इसका मतलब उसने 72% का विक्रय मूल्य रखा है। 72% उसका विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है? 750। तो विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब 72% निकालना है 750 का। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है। 750 का निकालना 72%। कैसे निकलेगा? देखो 750 का 50%, 750 का 70% और 750 का 20% और इसमें 2% जोड़ दो। अगर मैं 50%, 20%, 2% को जोड़ दूं, तीनों को जोड़ दूं तो मेरा निकल जाएगा 72%। देखो कितनी आसानी से निकलेगा। 50% दिख रहा है 750 बाई 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 375, 375, 75 दूनी 150। ठीक है, ये हो गया 750 बाई 2 और 20% का मतलब 75, 10%, 20% 150 प्लस 7.5 मतलब 15। इसे पूरे को जोड़ दो, ये हो गया 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 5 375 और 375 और 15 कितने हो गया? 390 और 540 इसका आंसर आ जाएगा 540। ये हो गया 540। 540 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ठीक है, 540 रुपीज़ उसका विक्रय मूल्य होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है, वो कह रहा है नीचे दिए गए स्तंभ आलेख का अध्ययन करें। 1991 92 से 98 तक एक देश के विदेशी मुद्रा भंडार दर्शाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो वो कह रहा है 1994 में विदेशी मुद्रा भंडार समीक्षाधीन अवधि के औसत विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग कितने प्रतिशत था। इसका मतलब वो पूछ रहा है कि जो 94 में विदेशी मुद्रा भंडार था, मतलब ये वाला जो मुद्रा भंडार है 1994 में जो विदेशी मुद्रा भंडार था, ये वाला जो है ये औसत का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले औसत निकाल लेते हैं। औसत कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, 2640 3720 2520 इन सबको जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ के हो जाएगा 2640 कितना है 3720 2520 3360 3120 प्लस 4320 प्लस 5040। ठीक है, इसे जोड़ लेना, मतलब ये जो औसत आता है ये औसत आएगा 3438 और 3480। ठीक है, इन्हें सबको जोड़ के 8 से डिवाइड कर देना, इनका औसत आ जाएगा। औसत आ गया 3480, सबको जोड़ दिया, पूरा औसत आ गया 3480। अब पूछा किसका, 94 95 का। 94 95 का कितना है 3360 3360। तो 3480 इसमें से 3360 घटाया 3480 पे, ये आ जाएगा हमारा आंसर की कितने परसेंट है। ठीक है, ये आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 96.5%। ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ आ रहा है, आसान है। लग रहे हैं 10-12 सेकंड से ज़्यादा नहीं लग रहे ना, तुम 10-12 या मैक्सिमम 15 सेकंड क्वेश्चन पढ़ो और 15 सेकंड के अंदर आंसर निकालो। टारगेट है 25 क्वेश्चन आएंगे एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी के 25 क्वेश्चनों का टारगेट है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट लगानी है। 15 मिनट में मैथ्स खत्म करना है, बचेंगे 75 मिनट। 75 मिनट में आप आराम से अपने बाकी बचे सब्जेक्ट्स इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको करनी है वो उसे खत्म कर सकते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सेकंड में आता हूं। हाँ तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 58 क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। 58 क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू की मासिक पी और क्यू की औसत मासिक आय दी है 4050। क्यू और आर की औसत मासिक आय इतनी है और पी और आर की औसत मासिक आय है इतनी। पी की मासिक आय कितनी है। तो देखो पी और क्यू की औसत मासिक आय दी है, तो पी और क्यू की टोटल मासिक आय कितनी होगी। इन दोनों की टोटल मासिक आय होगी 4 गुणा 40-50 कितनी हो गई 8100। ठीक है, उसके बाद आगे दिए क्यू प्लस आर की औसत मासिक आय, मतलब टोटल आय कितनी हो गई। औसत और दो से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 लोग हैं, तो ये हो गया 2 गुणा 63 50। तो ये कितना हो गया 35 दूनी 70 और 12 दूनी 24 12700। और आर प्लस पी की कितनी दी है 4800। तो 2 गुणा ये हो गया 2 गुणा 4800 कितनी हो गई 9600 9600। ठीक है, इसे तीनों को जब जोड़ देंगे तो ये हो गया P प्लस क्यू प्लस आर। तीनों की जो आय टोटल आय आ जाएगी वो आ जाएगी, ये हो गया 7 और 1 8 7 और 1 8 और 6 14। तो ये हो जाएगा अब 12 और 8 20 30,400। ठीक है, और ये 2 बार है। देखो 2 बार P आएगा, 2 बार Q आएगा, 2 बार R आएगा, तो यहाँ पे 2 होगा। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये वाला जो 2 है ना उधर आके डिवाइड हो गया, ये वाला 2 उधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 15,000। कितना बचा 15,200 15,200 15,200 हो गई कुल आय। कुल आय किसकी P प्लस क्यू प्लस आर। P प्लस क्यू प्लस आर की कुल आय होगी 15,200। Q प्लस आर की कितनी थी 12,700। तो इसमें से 12,700 घटा देंगे, किसकी आ जाएगी P की आय आ जाएगी, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है P की मासिक आय बताओ। P की मासिक आय हो जाएगी Q प्लस आर की आय उसमें से घटा दो, तो Q प्लस आर की आय मैंने घटा दी 12,700, बचेगी P की आय। तो P की आय आ जाएगी यहाँ से, इसे घटा दो, ये आ जाएगा 2500। P की मासिक आय है 2500। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है।
जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना फास्ट क्वेश्चन होगा, 10 या मैक्सिमम 15 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 828 को 3 भागों में आनुपातिक इस अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दूसरा भाग कितना होगा? तो देखो अनुपात मुझे दिया हुआ है 1/2, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। इसे मतलब सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। 2, 3 और 4 का लेस आएगा 12, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, 12। एक मिनट साफ साफ लिख देता हूँ। ये देखो 1/2, 2/3, 3/4 ये दिया हुआ था। अब मैंने इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि अनुपात सिंपल फॉर्म में आ जाए। सिंपल फॉर्म में, इसे सिंपल फॉर्म में लाने के लिए सिंपल फॉर्म में ये हो गया 6 अनुपात 8 अनुपात 4 3 12 3 3 9, 6 अनुपात 8 अनुपात 9। ये हो गया मेरा सिंपल अनुपात। अब देखो उसने पूछा क्या है, 6 अनुपात 8 अनुपात 9, इसे पूरे को जोड़ दो, 6 और 8 9, 6 और 8 14, 14 और 9 23। ठीक है 23, और मतलब तीनों का जोड़, तीनों संख्याओं का जोड़ कितना है 23, लेकिन होना कितना चाहिए 828। 6 8 9 जब उनका अनुपात है उसे मैंने जोड़ा तो वो अनुपात, वो जोड़ है 23, लेकिन होना चाहिए था 828। तो मैंने 828 डिवाइडेड बाई 23, ये आ जाएगा 23 दिया 69 और 138, 23 6 36 ही आ गया। ठीक है, यानी इसका मतलब एक यूनिट 36 है, इसका मतलब एक यूनिट 36 है। पूछा गया दूसरा भाग, तो 8 यूनिट कितनी है 36 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, 36 मल्टीप्लाइड बाई 8 ये हो गई 8 यूनिट। तो ये आ जाएगी कितना, 36 मल्टीप्लाइड बाई 8 आ जाएगा 288। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। आसान है, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एक कार्य 3 घंटे में कर सकता है, ए एक कार्य 3 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर इसे 4 घंटों में कर सकते हैं। बी प्लस सी कितने घंटों में कर देंगे, 4 घंटों में कर देंगे। जबकि ए और सी मिलकर इसे 2 घंटों में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर 2 घंटों में कर देंगे। बी को अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, चलो निकालते हैं। 3 4 और 2, 4 3 12, यानी 12 यूनिट काम होना। ये 1 मिनट में ये करता है 4 यूनिट काम 1 घंटे में, ये करता है 4 3 12 3 काम, और ये करता है 6 काम 1 घंटे में। अब देखो ए प्लस सी दोनों मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं, तो और ए करता अकेला 4 यूनिट, तो सी कितना करेगा, सी करेगा 2 यूनिट। यहां से 2 सी का निकल गया, सी 2 यूनिट करेगा। बी प्लस सी 3 काम करते हैं, जिसमें से सी करता 2 यूनिट, तो बी कितना करेगा 1 यूनिट। बी एक दिन में या 1 घंटे में, 1 घंटे में, घंटों की बात हो रही है, 1 घंटे में 1 यूनिट काम करेगा, तो 12 यूनिट काम कितनी देर में करेगा, 12 घंटे में। ठीक है, आगे देखो। 8 का न्यूनतम विभाज्य जिससे 4 शेषफल रह जाता है जब 6 9 15 और 18 से विभाजित किया जाता है, तो वह है। देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही निपटा दो, ऐसे क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से क्वेश्चन को निपटाओ। 8 का न्यूनतम विभाज्य मतलब वो संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। क्या 8 से कौन कौन विभाजित हो रहा है, क्या 180 8 से विभाजित होता है, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 नहीं होगा, 180 आंसर नहीं है। 184 देखो 8 से विभाजित होता है, 8 दूनी 16 और 8 16 8 24, हाँ ये होता है। तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। अभी रुको आगे भी चेक करना है। 98 8 से डिवाइड होता है, 8 1 8 8 दूनी 16 नहीं होता, ये भी आंसर नहीं है। 94 8 से डिवाइड होता है, 8 1 8 8 दूनी 16 होता है, 14 से ज़्यादा, मतलब ये भी नहीं होता, ये भी आंसर नहीं है। लो एक ही बचा, वही आंसर है। अगर एक नहीं बचता, 2 या 3 आंसर होते, तो आगे जो उसने क्वेश्चन में कहा है कि 6 9 15 18 से डिवाइड होने के बाद 4 शेषफल बचना चाहिए, वो चेक करते। एक सेकेंड, हाँ तो अगर एक की जगह 2 बचते तो हम 6 9 15 और 18 से भी चेक करते कि जो शेषफल 4 बचता है, यानी बाकी 2 ऑप्शन उससे हट जाते और हमें सही ऑप्शन मिल जाता। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए 10 दिनों में एक कार्य कर सकता है, अब बी 15 दिनों में। ए 10 दिनों में काम करता है, बी 15 दिनों में करता है, और दोनों मिलके करेंगे तो 10 और 15 कितना हो गया, 15 दूनी 30, 30 यानी कि ये 3 यूनिट काम करता है, ये 2 यूनिट काम करता है, दोनों मिलके 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। फिर वो कह रहा है 5 दिनों के लिए 7 काम करें। अगर 5 दिनों के लिए 7 काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, 25 यूनिट।
25 यूनिट काम वो निपटा देंगे। अब अगर बचे हुए कार्य का अंश कितना होगा, 25 यूनिट काम वो 5 दिन में कर देंगे, बचा काम 5 यूनिट, 30 यूनिट टोटल था, 5 यूनिट काम बच गया। और पहले कितना था 30, यानी कि 1/6 काम बच गया, 1/6 यूनिट काम बच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही ग्राफ दिया हुआ। पूर्व वर्ष की तुलना में 1996-97 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो 1996-97 के दौरान प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो देखो 1996-97 में थी 4320 और उससे पहले वाले वर्ष में थी 3120। ठीक है, और 3120 पे निकालेंगे क्योंकि पहले वाला वर्ष नीचे आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 38.46। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस परसेंटेज निकालनी थी। ये देखो, रीना ने साधारण ब्याज पे ब्याज दर जितने ही वर्षों के लिए 1800 रुपए का ऋण लिया, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 1152 का भुगतान किया तो ब्याज दर क्या थी? मतलब जितनी ब्याज दर थी उतने ही टाइम के लिए लिया है। तो देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट बराबर PRT/100, सबको याद होगा, ये तो सबको ही याद होगा। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 1152, प्रिंसिपल कितना है 1800, और जितना रेट है उतना ही टाइम है, तो मैं टाइम को भी रेट लिख लेता हूँ, बटे में हो गए 100, 0 से 0 कट गया और ये आ गया R² बराबर 1152/18। इसे काटो, 18 एकम 18, 18 6 108 और उसके बाद 7 2 18 4, R² आ गया 64, तो रेट आ गई 8। अगर रेट 8 है तो टाइम भी 8 ईयर्स ही है। ठीक है, पूछा क्या था? पूछा था ब्याज दर, तो ब्याज दर हो गई 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का सिंपल क्वेश्चन है, देखो यहाँ से शुरू करते हैं। 7.4 में से 3.4 गए, बचा 4 और 0.3 को इससे मल्टीप्लाई करना, 0.3 4 या 12 यानी कि हो गया 1.2। 10.5 में से 1.2 घटा दो प्लस और 2.8 और 4.4 की मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये मैंने बता रखा है कैसे करेंगे, 2.8 और 4.4 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 1332। कुछ स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन होती है, ये जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना याद हो जाएंगे। इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है 1332, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, और इसे पूरा सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 21.62। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर है। आगे देखो, अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन सीखनी है किस तरह से जल्दी करें, तो सिंप्लीफिकेशन में मैंने पूरी एक क्लास ली है जिसमें मैंने बेसिक से मतलब मल्टीप्लिकेशन सिखाया है कि किस तरह से ट्रिक से जल्दी किया जाए, तो आप एक बार जाइए और उसे रिवाइज कर लीजिएगा। आगे देखो, एक दुकानदार को उसकी लागत मूल्य पर 10.5% के लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह बाद उसकी बिक्री 442 की थी तो उसका लाभ क्या था? बिक्री 442 की थी लाभ के साथ, मतलब ये 110.5% है लाभ के साथ, जिसमें 10.5% लाभ है और 100% उसकी लागत। 110.5% कितना है? 442। पूछा क्या है? उसका लाभ क्या था, मतलब उसने पूछा हमसे 10.5% कितना है, 10.5% कितना है, तो 110.5% इतना है, 1% होगा 442 बटे में 110.5 और 10.5% हो गया 442 बटे में 110.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 5 से गया 5 दूनी 10, 5 6 कम 5, ये गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 कम 5, उसके बाद ये 1 जा ये 2 जा गया 21 दूनी 42, ऑप्शन ए। ठीक है, 67 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, यहाँ से 21 आ जाएगा ना, 21 गुणा 2 42, 42 ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजू ने ABC बैंक में 52,000 का निवेश किया। यदि पहले वर्ष की ब्याज दर इतनी थी 12% थी, दूसरे वर्ष की ब्याज दर पहले वर्ष की ब्याज दर से 3% ज़्यादा थी, तो 2 साल में उसे कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा? किसका क्वेश्चन है? चक्रवर्ती ब्याज का। चलो सॉल्व करते हैं। हाँ देखो, कितने रुपए उसने निवेश किए? 52,000 रुपये। ठीक है, पहले साल जो पहला साल है 12% मिलेगा, 12% निकालो इसका, 5200 हो गया 10%, 5200 और 520 हो गया 1%, तो 520 दूनी 1040, ये हो गया 12% जो पहले साल उसे मिलेगा। कितना आया? 40, 62 40। ठीक है, पहले साल का इंटरेस्ट इतना हो गया। सेकेंड ईयर में उसे मिलेगा 3% ज़्यादा, तो पहले 12% मिल रहा था, मिलेगा 15%, इसका 15% हो गया 5200
प्लस 2600, कितना हो गया 0 0 6 और 2 8 5 और 2 7 7800 प्लस 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 इसका 15%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो इसका 15% कितना हो गया, इसका 10% 624 प्लस इसका आधा 312, ये हो गया 4 और 2 6, 2 और 1 3 और 6 और 3 9। ठीक है, ये 3 इंटरेस्ट उसे मिलेंगे, पहले साल इतना मिलेगा, इतना और इतना, तीनों को जोड़ दो, कुल चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 6240 और 7800, ठीक है, और 936, इन तीनों को जोड़ के हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ सरलीकृत करें, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 12 माइनस 6.4 डिवाइडेड बाई 8 0.8 प्लस 7 दूनी 14 0.14। ठीक है, 12 12.14 और इसमें से 0.8 घटा दिया, ये आ गया 11.34, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतीक बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर, कार से 30 किलोमीटर की चाल से 120 किलोमीटर और घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है। तय की गई पूरी दूरी के लिए उसको औसत गति ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखना, औसत गति होती है, औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी अपॉन में कुल समय। कुल समय मतलब कितनी दूरी वो चला और कितना उसे समय लगा। ठीक है, कुल दूरी अपॉन में कुल समय। ठीक है, अब देखो कुल दूरी कितना चला वो, बाइक से गया 100 किलोमीटर, 100 और 120 220 और उसके बाद 140, 220 और 140 360, 360 किलोमीटर वो कुल चला। 100 और 120 220 और 360 किलोमीटर वो चला, और कुल समय उसे कितना लगा, 100 किलोमीटर गया वो 20 की रफ्तार से, प्लस उसके बाद 120 किलोमीटर गया वो कितने 30 की रफ्तार से, प्लस 140 गया वो 20 की रफ्तार से। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 22.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसकी औसत गति थी 22.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी। ठीक है, आसान है, एक स्टेप में हो रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देखो आगे, शाम के कमरे का आयाम 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये आयाम है। कमरे में इतने आयाम का एक दरवाजा है, इस आयाम की एक खिड़की है। यदि पेंटिंग की दर 1.5 रुपये प्रति मीटर है तो उसके कमरे की 4 दीवारों को पेंट करने की लागत होगी। चारों दीवारों को पेंट करना है, तो चारों दीवारों का हम निकाल लेते हैं। क्या एरिया, तो देखो कमरा कैसा होता है, कमरा एक क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है, कमरा एक घनाभ की फॉर्म में होता है। इसकी लंबाई दी है 5, चौड़ाई दी है 3 और ऊंचाई दी है 2। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो। एक तो ये वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, इनका हो गया 3 गुणा 2, तो 2 तो हो गया 3 गुणा 2 प्लस एक ये वाली दीवार होगी 5 और 2, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 और 3 दूनी 6 16, 16 दूनी 32, 32 हो गया उसका कुल क्षेत्रफल चारों दीवारों का। लेकिन चारों दीवारों पे एक दरवाजा भी है और एक खिड़की भी है, तो दरवाजे का कितना हो गया 3, खिड़की का हो गया 1, 3 और 1 4, 4 इसमें से घटा दिया, यह आ गया 28 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की दर 1.5, 28 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की दर 1.5 गुणा 28, जो हो गया ये हो गया 42, मतलब उसके 42 रुपीज़ लगेंगे, 42, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बैग में 1 3 और 5 के अनुपात में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसों के सिक्के हैं। यदि सब मिला के राशि 40 रुपये है तो 5 पैसों के सिक्के कितने हैं। देखो 1:3:5 में सिक्के हैं, तो 25 कुल राशि कितनी है। अगर यही सिक्के हों, मैं ये कह रहा हूँ अगर यही सिक्के हों, एक ही सिक्का हो, 3 सिक्के हो, 5 सिक्के हो, तो कुल राशि कितनी है। 25 पैसे का मतलब 25 पैसे होंगे, एक सिक्का है, 10 पैसे के 3 होंगे मतलब 30 पैसे, और 5 पैसे के 5 होंगे मतलब 25 पैसे, 25 25 50 और 3 80 पैसे होंगे टोटल। अगर पैसे इसी अनुपात में हो, इसी सेट में हो, ठीक है, लेकिन कुल राशि कितनी है 40 रुपये, 40 रुपये है, 80 पैसे नहीं है, यानी कि कितने सेट हो गए 0, 8 8 8 8 चौक 8 पंजे 40,
मतलब ऐसे 50 सेट है, इस तरह के 50 सेट हैं, या फिर इसे ये कह सकते हो 1 यूनिट 50 की है। पूछा क्या है, 5 के कितने सिक्के, 5 के 1 यूनिट 50 की है तो 5 यूनिट कितनी हो गई, मल्टीप्लाइड बाई 50, 250। इसका मतलब 250 सिक्के हैं, 5 रुपए के 250 सिक्के हैं। ये रुपीज़ नहीं है, आंसर में गलत है, ये सिक्कों के नंबर है कि कितने, तो 5 पैसों के सिक्के कितने हैं, 5 पैसों के सिक्के 250 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए ये वही है 1991 1992 का, और इसका क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये रहा। 1997 1998 में विदेशी मुद्रा भंडार 1993 से कितना गुना था, मतलब 97 98 में 93 94 से कितना दुगुना था। देखो 97 98 में था, 97 98 में ये था 50 40, कितना था 50 40, और 93 94 में था 25 20, 25 20। तो ये तो साफ तौर पे दिख रहा है ये दुगना था। ठीक है, तो दुगना था, कितना था, दुगना था, आंसर बी। ठीक है, उसके बाद देखो, जॉन के कमरे का फर्श इतना है, वह फर्श पर 15 सेंटीमीटर इतनी टाइल्स का निर्णय लेता है, उसे कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखो कुल एरिया कितना हो गया जॉन के कमरे का, 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टाइल्स सेंटीमीटर में है तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर स्क्वायर में 100 गुणा 100 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, मतलब 10,000 होते हैं। तो 30 गुणा 10 1 2 3 4 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर उसके फर्श का कुल एरिया हो गया। ये एरिया हो गया। एक टाइल का एरिया कितना है, 15 अट्ठे 120, 120 है, इसे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2500। ठीक है, इसका मतलब 2500 टाइल्स की उसे ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, मज़ा आया। सारे क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में हो रहे थे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन को पढ़ना है, 15 सेकंड में क्वेश्चन को लाइटनिंग स्पीड से करना है। मैथ्स को 15 मिनट में हमें जीडी में सॉल्व करना है। बाकी सब्जेक्ट्स को आप आराम से फिर टाइम डिवोट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ बहुत ही जल्द। बस जुड़े रहिए और आप लोग रिवाइज करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।